मुड़िए काफी। नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको हम प्रमाण संरचना के बारे में बताएंगे। देखिए, प्रमाण के दो भाग होते हैं। पहला होता है नाभिक और दूसरा भाग होता है कोश। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस और इसको कहते हैं सेल। फिर जैसे परमाणु है, ये परमाणु के दो पार्ट्स होते हैं। बीच वाले भाग को ही हम नाभिक कहते हैं और इसको कोश कहते हैं। ठीक है, अब जब संरचना की बात आई कि यह बताया गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण जो होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है और इलेक्ट्रॉन उसके कोश में होता है। तो यह प्रश्न उठा कि आखिर ये कैसे होता है, कैसे व्यवस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। तो जब दोनों एक ही के ऊपर यानी प्रोटॉन के ऊपर अगर न्यूट्रॉन गति करता है तो दोनों विपरीत आवेश होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स होगा और दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में समाहित हो जाएगा और कोश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस मॉडल को सत्यापित करने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न विचार विमर्श प्रस्तुत किए। पहला जो है इसका एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमसन। उन्होंने शुरू कर पहला जो है थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने ये बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ठीक ऐसे व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूजे के अंदर बीज होता है और उसके जो गुदा होता है जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं उसी तरह से। जैसे उन्होंने कहा जो बीज है उसको उन्होंने प्रोटॉन मान लिया और जो गुदा है उसे इलेक्ट्रॉन मान लिया। इस तरह से ये दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन और ये जो है प्रोटॉन मान लीजिए। इस तरह से थॉमसन ने बताया कि जैसे तरबूजे में बीज और उसके गुदे व्यवस्थित होते हैं ठीक वैसे ही किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। लेकिन यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश होकर के उस परमाणु के अस्तित्व को न्यूट्रल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और यह सिद्धांत भी अपने आप में गलत हुआ। दूसरा आया रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने यह बताया कि किसी भी एक परमाणु के ऐसे और इसके ऊपर अल्फा कणों का बौछार किया। देखिए, उन्होंने एक परमाणु को लिया और उसके ऊपर जो है किरणों का अल्फा किरणों का बौछार किया और उन्होंने देखा कि जो किरणें कोश से होकर के निकलती हैं वो सीधी निकल जाती हैं और कुछ किरणें जो उसके नाभिक से टकराकर तिरछी हो जाती हैं। बीच की किरण जो है इसे सीधे टकराकर फिर वापस उसी मार्ग में लौट आती हैं। इससे उन्होंने प्रमाणित किया कि किसी भी परमाणु का नाभिक जो होता है वह धनावेशित होता है और वह कठोर होता है। चूंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं और नाभिक भी प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है, इसलिए इन दोनों के कणों के बीच धन और धन के बीच प्रतिकर्षण बल के कारण यह किरणें जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कोश से जो है वह किरणें निकल जाती हैं। इसके बाद मॉडल के बाद आया जो है तीसरा जो है सही साबित हुआ और इन्होंने यह बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ती हुई त्रिज्या में
यानी धनावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ती हुई त्रिज्या में गति करता है और इस तरह से गतिशील बना रहता है। लेकिन इस पे प्रश्न उठा कि अगर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई त्रिज्या में गति करे तो एक दिन सपोज दैट मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, कुछ दिन के बाद एक क्षेत्र पूरा विश्व भी इसकी गति के लिए क्या होगा, छोटा पड़ जाएगा। प्रश्न ये बना कि आखिर किसी वस्तु को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बढ़ते हुए अगर वृत्तीय कक्ष में गति करता है, बढ़ती हुई त्रिज्या में गति करता है, तो उस गतिशीलता के लिए उसे एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है और यह एनर्जी जो है कहाँ से मिलती है, इस चीज को उन्होंने समझाने बताने में असमर्थ रहे और इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। ठीक है, तो अंत में आया हमारा